हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जीआईसी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं कि मैं आपके जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट 14 आप सबके सामने है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं पर डे शाम को 6 बजे एक प्रैक्टिस सेट लाता हूँ, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अभी तक एक एग्ज़ाम हुआ है 2018 के एलटी ग्रेड का, उसी के पैटर्न पर मैंने पेपर को तैयार किया हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो विभिन्न अभी तक परीक्षाएं हुई हैं उनके जीएस के प्रश्नों का कलेक्शन है। उसी को मैं यहाँ पर आपका प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो जीएस का पोर्शन है बहुत ब्रॉड है, तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। चूँकि 15 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाना है, तो जीएस का रोल उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते, स्मार्टली उसको हमको पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी प्रैक्टिस जो मैं कराता हूँ, जो बोलता हूँ, जो उसको अगर आप लिखित तौर पर चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ जो है पीडीएफ का ग्रुप मैंने बना दिया है। उस ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर 199 का चार्ज दे करके इस नंबर पर कांटेक्ट करके शामिल हो सकते हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको किस तरीके का जो है डिस्क्रिप्टिव मटेरियल मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर क्वेश्चन के हिसाब से सब कुछ पूरा एकदम से लिखित हुआ डिस्क्रिप्टिव मटेरियल रहता है, जिससे आप जब प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के बाद आप इनको जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं या लिख लेते हैं, प्रिंट निकाल लेते हैं, तो बिल्कुल फिर आपको तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगता और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने सब्जेक्ट के दे करके अपनी तैयारी को मेंटेन रख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। पहला है देवपाल, दूसरा है विग्रहपाल, तीसरा है महिपाल सेकंड, चौथा है रामपाल। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी। जी हाँ, महिपाल सेकंड। जी हाँ, महिपाल सेकंड जो है विग्रहपाल थर्ड का पुत्र था और महिपाल जो है विग्रहपाल सेकंड के बाद जो है गद्दी पर बैठता है और 1070 से लेकर 1075 तक शासन करता है। ठीक है, इसने अपने भाइयों को कारागार में डाल दिया और पाल वंश का शासक बना। इसी के काल में कैवर्ती ने, किसने? कैवर्ती ने दिव्य के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ठीक है, महिपाल सेकंड की हत्या कर वारिंद्री में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया। साथियों, आप जानते हैं कि वीडियोज बहुत मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इन वीडियोज को लाइक जरूर किया करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप इसमें यह भी देखें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताया करें। जिससे प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो ठीक है, यहाँ से समझना है आपको कि यह किसके शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में और उदयभद्र के शासनकाल में। इसका जो सही विकल्प है वह है अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत जो या समिति जो है वो कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यह इसका जो स्थान था वो कहाँ था? राजगृह। कहाँ पर? राजगृह में यह जो है समिति हुई थी और साथ ही साथ यह 483 ईसा पूर्व में जो है ये समिति हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसका अध्यक्ष जो था वो महाकश्यप था और शासनकाल जो था, मतलब कौन शासक था उस समय? अजातशत्रु था, जो हर्यक वंश से संबंध रखता है। ठीक है, इस जो समिति का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में, एक विनय पिटक दूसरा सूत्र पिटक में संकलित करना। आप जानते हैं कि इसके अतिरिक्त 3 और समितियां हुई थी। ठीक है, द्वितीय समिति, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति, या इसको चतुर्थ संगीत या तृतीय संगीत या द्वितीय संगीत भी इस तरीके के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान रखना और डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ में सब पूरा डिटेल में आगे वो भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था? ठीक है, ध्यान से समझिएगा, किस विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था? तो 4 विकल्प है। यहाँ पर है बुक्का, दूसरा है हरिहर, तीसरा है हरिहर सेकंड और चौथा है देवराय फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर बुक्का फर्स्ट, हरिहर सेकंड, हरिहर फर्स्ट, हरिहर सेकंड और देवराय फर्स्ट। ठीक है, तो इसका क्या विकल्प सही होता है उसको आपको बताना है। यहाँ पर जो सही विकल्प है वह क्या है? देवराय फर्स्ट। जी हाँ, देवराय प्रथम जब गद्दी पर बैठा 5 नवंबर 1406 ईस्वी में। ठीक है, जब ये विजयनगर का शासक बना, तो इसने बहमनियों की शत्रुता से निपटने के लिए इसने क्या किया कि तुर्की धनुषधारियों को सेना में भर्ती किया। लेकिन होता क्या है कि बहमनी और विजयनगर में युद्ध होता है और पराजय किसकी होती है?
इन्हीं की होती है। किसकी? जो है विजयनगर की। ठीक है, विजयनगर की जब पराजय हो जाती है तो विजयनगर का राजा यानी देवप्रथम अपनी पुत्री का विवाह बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से कर देता है, यानी उसकी मजबूरी में करना पड़ता है। पहले इस तरीके से चीज़ें होती थी, मतलब संधि बनाने के लिए अपनी बेटी से शादी कर देते थे कि जिससे कि एक रिश्ता बन जाए और जो है आसानी से जो है शासन चले, जिससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और साथ ही साथ दहेज के रूप में क्या किया उसने? दोआब क्षेत्र का बांकापुर बहमनियों को दे दिया, मजबूरी में देना पड़ा था, शौकिया बस नहीं। ठीक है, और उसके बाद इसने जो है अश्वसेना के महत्व को पहचाना। किसने? इसी देवराय प्रथम ने अश्वसेना के महत्व को पहचाना और फारस व अरब से बहुत सारे घोड़े भी खरीदे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? किसके लिए? ध्यान से समझिएगा यहाँ पर भैया, किसके लिए जो है भूमि आरक्षित रख करी जाती थी? किसके लिए? भू राजस्व आवंटन के लिए। उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर 4 नाम है और चारों के अलग अलग मायने हैं। पहला है महाले जागीर, दूसरा है महाले खालसा, तीसरा है महाले पैबाकी और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, इसका जो सही आंसर है वह क्या है? सी। जी हाँ, महाले पैबाकी। जी हाँ, भू राजस्व आवंटन हेतु आरक्षित जो भूमि होती थी उसको महाले पैबाकी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाले पैबाकी। अब अगला देखो। ठीक है, राज्य के सीधे नियंत्रण में रखी गई भूमि को क्या कहते थे? महाले खालसा। जो राज्य के सीधे नियंत्रण में होती थी उस पर सारा अधिकार किसका होता था? राज्य का। ये इसमें क्या है कि भू राजस्व के आवंटन के लिए जो है भूमि आरक्षित कर दी गई थी, महाले पैबाली कहा गया। और जो सीधे राज्य के अधिकार क्षेत्र में होता था उसको महाले खालसा कहा जाता था। और देखो, राज्य की जो कर्मचारी होते थे उनको जो सेवा देते थे, जैसे आज वेतन मिलता है सब लोगों को जो सरकारी सेवाओं में होते हैं, उस तरीके से उस समय जो राजकीय सेवा में होते थे उनको वेतन नहीं मिलता था, बल्कि एक जागीर दी जाती थी जिसको क्या बोला जाता था? महाले जागीर। ठीक है, और इस जागीर का जो कर होता था उसको वो जो कर्मचारी होते थे वो वसूलते थे और अपना जो है उसी से खर्च चलाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 2 विकल्प है, 2 कथन है। पहला है भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई। दूसरा है फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरी थी। तो अब इसको आपको बताना है कि कौन किसको सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। तो पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और जो है अगला है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और चौथा है ए असत्य है पर आर सत्य है। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है, वह है ए। जी हाँ, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। सभी यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में व्यापार हेतु हुआ था। ठीक है, चाहे वो जो भी यूरोप की कंपनियां आई थी व्यापार करने के लिए आई थी। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संघर्ष में फ्रांसीसी कंपनी असफल रही, यानी हार गई, अंग्रेज जीत गए। ठीक है, कहने का मतलब वो अपने व्यापार को बढ़ाने में। ठीक है, इसका प्रमुख कारण था फ्रांसीसी कंपनी की संरचनात्मक कमजोरी। क्या कारण था? फ्रांसीसी कंपनी संरचनात्मक रूप से कमजोर थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? डी.के. कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं और आपको बताना, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि जानकारी रखना चाहिए। जो डी.के. कर्वे साहब हैं, इनका जो नाम है वो क्या है? धोंडो केशव कर्वे। क्या नाम है? धोंडो केशव कर्वे। अब 4 विकल्प हैं, सती प्रथा, बाल या शिशु हत्या, दूसरा है स्त्री शिक्षा और चौथा है विधवा पुनर्विवाह। तो इनका संबंध किससे है? ये मतलब इनका नाम किसके संदर्भ में आता है? तो इसके जो विकल्प हैं वो कौन से? सी और डी दोनों सही हैं। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों जो है सही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो ये साहब थे डी.के. कर्वे साहब, 1906 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना किया और 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इनका योगदान स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों में था। ठीक है, तो अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो भगवान भरोसे एक को लगाना है, अन्यथा विकल्प में अगर 2 में से कोई एक रहे तो दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं, सी और डी में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई। ठीक है, एक वैसा अधिवेशन किया गया था जिसमें मतलब भारतीयों के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की स्वाधीनता की जो है शपथ लिया गया। इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। पहला है बेलगांव अधिवेशन 1924, कोलकाता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929 और मद्रास
अधिवेशन 1927। तो इसका जो सही विकल्प है वह है जो है लाहौर अधिवेशन। क्या है? लाहौर अधिवेशन। जी हाँ, आप जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन जब 31 दिसंबर 1929 यानी 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, और इसमें इसके जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उस मतलब इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और प्रस्ताव क्या था? नेहरू समिति रिपोर्ट को निरस्त करना। ठीक है, और क्या था आगे? स्वराज शब्द का अर्थ अब पूर्ण स्वराज होगा। स्वराज का मतलब ये नहीं है कि जो है आधा स्वराज, कि हमको बस जो है अधिकार दे दिए जाए, ये किए जाए, वो किए जाए, ऐसा नहीं। अब हमारा शासन खुद होगा हमारे देश पर। ठीक है, इस प्रकार का विचार आगे रखा गया। कांग्रेस का लक्ष्य यही था, पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, और मंडलों और सरकारी समितियों का बहिष्कार करना यहाँ पर पूर्णतः डिसाइड किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया और आसान भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर साहब, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर है वह है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या है? डॉक्टर जो है सच्चिदानंद सिन्हा। और ये जो है बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? किसको? मूल अधिकारों के जो कार्यान्वयन है उसको स्थगित कर सकता है। ये आपको बताना है कि किस दशा में ऐसा किया जा सकता है और किस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं उसमें अनुच्छेद 358, ठीक है, और दूसरा है अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 13, और क्या है? अनुच्छेद 356। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है बी, यानी अनुच्छेद 359 यानी 359 के अंतर्गत यह जो है अधिकार राष्ट्रपति को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाते हैं? निलंबित कर दिए जाते हैं, नहीं तो ऐसा आदमी जो है कहा ही ना माने। ठीक है, तो इस समय जो है उनके मौलिक अधिकार भी छीन लिए जाते हैं आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 359 यानी 359 राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भाग 3 प्रदत्त मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को स्थगित कर देते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 में जो अपराधों को दोषसिद्ध में संरक्षण व 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। ध्यान दीजिएगा, यह प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 में सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के दोनों सदनों में की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। पहला है संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक, तीसरा है साधारण विधेयक, और चौथा है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वह है साधारण विधेयक। जी हाँ, आप जानते हैं कि जब कोई साधारण विधेयक एक सदन में से पारित होकर दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा अस्वीकार कर देता है तो संशोधनों पर असहमति हो जाती है। ठीक है, और दूसरा सदन विधेयकों को 6 महीने तक रोके रख सकता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा में किसी जो है सरकार की बहुमत है और राज्यसभा में नहीं है, जैसे बीजेपी के साथ में हुआ था जब 2014 में सरकार बनाई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, फिर कोई विधेयक पास करना है तो 6 महीने तक रोक लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, तब राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने से प्रभाव भी लोकसभा का अधिक होता है। यानी जब संयुक्त बैठक हुई है तो जाहिर सी बात है लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, और अधिक होने की वजह से उनका प्रभाव भी अधिक होता है। यानी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है, यानी किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प है, अनुच्छेद 322 से, और दूसरा है अनुच्छेद 323 से, और तीसरा है अनुच्छेद 323A से, और अनुच्छेद 323B से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सी आंसर सही है। कौन है? 323A से। जी हाँ, 323A से भारत के संविधान के अनुच्छेद 323A से प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है। ठीक है, अब प्रशासनिक अधिकरण यह प्रावधान जो रखा गया है ये भाग 14 के ए में रखा गया है। ठीक है, और इससे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, और यह कब कराया गया था? 1976 में। इसका उद्देश्य था सेवा विवादों से संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ध्यान से समझना है, यहाँ पर है 4 विकल्प। पहला है अरीय, दूसरा है खंडित,
और तीसरा है वृक्षनुमा और चौथा है जालीदार। तो इसका सही विकल्प है वृक्षनुमा। जी हाँ, आप जानते हैं कि जो ये जो है दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो वजह से लगता है वृक्ष के जड़ों जैसा अपवाह तंत्र बनाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका विकास प्रायः ग्रेनाइट शैलों वाले सपाट क्षेत्र पर होता है। प्रवाह देखने पर ऐसा लगता है कि वृक्ष के तने और शाखाओं के समान ही लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस पर? आपको बताना है राजस्थान का एकाधिकार किस पर है? तांबा में, ठीक है, अभ्रक में, जस्ता में, डोलोमाइट में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है सी यानी जस्ता में। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है। और थोड़ा सा देखिएगा, भारत में जस्ता उत्पादन में लगभग एकाधिकार राजस्थान का है। जस्ते का अधिकांश निक्षेप और उत्पादन वो यहीं पर होता है। ठीक है, उदयपुर का जावर क्षेत्र देश का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री चक्रवात तूफान तौकते, क्या नाम है? तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? ठीक है, समुद्री चक्रवात तूफान क्या नाम है? तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? ध्यान देना, पहला है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है कैप्सियन सागर और चौथा है अरब सागर। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी यानी अरब सागर। जी हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चक्रवाती तूफान तौकते या ताउते जो भी बोल लीजिए, इसका उद्गम अरब सागर से हुआ था। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। क्या था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसने गुजरात में क्या किया था? लैंडफॉल किया था। ठीक है, इससे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र भी प्रभावित थे। ठीक है, और नामकरण इसका म्यांमार द्वारा किया गया था। ठीक, किसके द्वारा? म्यांमार द्वारा, जिसका बर्मी भाषा में अर्थ है गेको यानी छिपकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी प्रजाति के लिए? लैप्स प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। पहला है अलास्का, दूसरा है स्कैंडिनेविया और तीसरा है ग्रीनलैंड, चौथा है आइसलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से एक सही आंसर आपको बताना है, स्कैंडिनेविया। तो ये सही आंसर है आपका स्कैंडिनेविया। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। स्कैंडिनेविया प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर जो जनजाति ज़्यादा है वो कौन सी है? लैप्स जनजाति। और एस्किमो जनजाति अलास्का के ग्रीनलैंड तक फैली हुई है। कहाँ तक? अलास्का के ग्रीनलैंड तक फैली हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। किसके घनत्व मापन में होता है? आपको बताइए। रिंगलमैन यहाँ पर 4 विकल्प है, कोहरा, ध्वनि, प्रदूषण, जल, धुआं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वह सही है, धुआं। जी हाँ, इसका जो रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके लिए होता है? किसके घनत्व को मापन करता है? धुआं के घनत्व को का मापन करता है। इसका विकास मैक्सिमिलियन रिंगलमैन ने किया था। किसने? मैक्सिमिलियन रिंगलमैन ने किया था। कब किया था? 1888 में। और ये कहाँ के थे? पेरिस के। इसके सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं के 5 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 5। धुएं का आभासी घनत्व इन्हीं स्तरों से आंका जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, कानपुर, धामपुर, रामपुर, लखनऊ। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है डी यानी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इसका सही विकल्प है। तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली के अधीन काम करता है। किसके अधीन काम करता है? CSIR के जो है अधीन काम करता है। मुख्य कार्य इसका क्या है? जीव विज्ञान व टैक्सोनॉमी अनुसंधान पर काम करना। और कानपुर में क्या है? दलहन अनुसंधान केंद्र। कभी यह भी पूछा जा सकता है भैया, कानपुर में मतलब दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या मानी जाती है? स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी दूरी पर होगी जो आपको, अगर आपकी आँख स्वस्थ है तो आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। क्या है? 4 विकल्प हैं। पहला है 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही विकल्प है वह है 25 सेंटीमीटर। जी हाँ, तो 25 सेंटीमीटर तक अगर आपकी आँख स्वस्थ है तो बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि जो है की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, किस धातु के बर्तन में भोजन शीघ्रता से पकेगा? ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये विकल्प थोड़ा अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया उसको हम बताएंगे। पहला विकल्प है स्टील, दूसरा है तांबा, तीसरा है चांदी, चौथा है कांसा। तो कहीं कहीं पर आपको इसका जो सही जवाब है वो तांबा भी मिल जाता है, लेकिन जो इसका सही आंसर है आयोग ने माना है वह कौन है? चांदी। ठीक है, चांदी सर्वाधिक विद्युत चालक और उष्मा चालक धातु है। इसके बर्तनों में भोजन शीघ्रता से पकता है। ठीक है, चांदी
ठंडी धातु है जो शरीर को आंतरिक शीतलता देती है, और चांदी के बर्तनों में पका भोजन आँखों के लिए लाभकारी है और दोनों पित्त कफ वायु को भी संतुलित करता है। तो भैया चांदी इतना कहाँ मिलेगा कि बर्तन आदमी बना के उसमें खाना बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। चांदी का आदमी बर्तन बना दे, आए दिन चोरी हो जाएगी, लूट ले जाएंगे चोर घर को ही। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। पहला है यूरिक अम्ल, दूसरा है पायरुविक अम्ल, तीसरा है बेंजोइक अम्ल, चौथा है लैक्टिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है वह है लैक्टिक अम्ल। आप जानते हैं कि जो पेशियों का में थकान होता है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। मानव शरीर में लगभग 500 से अधिक पेशियां हैं, ठीक है। पेशियों के संकुचन से सभी गतिविधियां होती हैं, पेशियों के ही की वजह से अधिक परिश्रम करने पर पेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय होता है और यही थकान का यानी मसल फटीग का कारण बनता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, बीटा ब्लॉगर एक औषधि है बचने किसके बचने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए किससे बचने के लिए यह औषधि है। एक है हृदयघात से, दूसरा है प्रोटेस्ट ग्रंथि के बढ़ने से, तीसरा है चिरकालिक मधुमेह से। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है हृदयघात से। यानी हृदयघात से बचने के लिए भैया क्या खाता है आदमी, बीटा ब्लॉकर खाता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर माध्यमिक रोकथाम दवाएं हैं या हृदयघात के बाद रोगियों के में दोहरा हार्ट अटैक से बचाने के लिए दी जाती हैं, ठीक है। इसका प्रयोग उक्त रक्तचाप में इलाज में भी किया जाता है, लेकिन यह प्राथमिक दशा फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, CAT रूप है किसका, CAT रूप है किसका। पहला ऑप्शन है कंप्यूटराइज एक्सेल टोपोग्राफी, दूसरा है कंप्यूटराइज आर्थराइटिक्स टेस्ट, और तीसरा है कंप्यूटराइज टेक्सियल टोमोग्राफी, और चौथा है कंप्यूटराइज एब्डामिनल टेस्ट। तो इसका जो सही विकल्प है वह आपको बताना है क्या, CAT तीसरा यानी कंप्यूटर एक्सियल टोपोग्राफी। इसका जो सही विकल्प है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है किससे। यहाँ पर आपको बताना है योजनाओं को लागू करने में और पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में, भारत के मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन में, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लागू करने में। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। इसका सही विकल्प है बी, जी हाँ, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में। क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा जान लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे NDC एक गैर सांविधिक निकाय है। इसका गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 में। यह एक सरकारी प्रस्ताव के द्वारा किया गया था 6 अगस्त 1952 में, और इसका उद्देश्य क्या था, राज्यों और योजना आयोग के बीच समन्वय स्थापित करना। किसके बीच, राज्यों और योजना आयोग के बीच। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है तथा योजना आयोग का जो सचिव होता है वो अभी इसी का सचिव होता है, ठीक है। शुरुआत में सदस्य केवल राज्यों के, शुरुआत में जो सदस्य बनाए गए थे वो केवल राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, ठीक है। अब 1967 के बाद इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना के सदस्य भी शामिल हुए, ठीक है। और इसका कार्य क्या था, योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना है, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर क्या नाम दे दिया गया है, नीति आयोग नाम दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको मिलता है, आंतरिक व्यापार संबंधित है किससे, घुड़दौड़ से, करारोपण से, सार्वजनिक खर्च से, शेयर बाजार से। तो इसका जो सही विकल्प है वह आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो डी ऑप्शन सही है, शेयर बाजार से। जी हाँ, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है, शेयर बाजार से, ठीक है। आंतरिक व्यापार जब कंपनी प्रबंधन से जुड़े लोग आंतरिक जानकारी का दुरुपयोग कर शेयर खरीद बिक्री से मुनाफा कमाते हैं तो यह अनुचित लाभ कमाने का तरीका भी है। कौन, आंतरिक व्यापार, इनसाइडर ट्रेडिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है। सेबी एक्ट 1952 के अंतर्गत यह क्या किया गया है, यह एक अपराध है। अगर इसको पकड़ा जाता है तो उसको जुर्माना और जेल की सज़ा भी की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, पेयजल और ग्रामीण सड़क। तो इसका जो सही विकल्प है वह है ग्रामीण स्वच्छता। यानी 2005-06 में जो प्रारंभ की गई थी भारत निर्माण योजना का अंग ग्रामीण स्वच्छता नहीं था, बाकी क्या था, ग्रामीण आवास था,
ग्रामीण सड़क था, ग्रामीण और पेयजल भी था। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, भारत निर्माण योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 16 दिसंबर 2005 को उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो आधारभूत जो आवश्यक ढांचे हैं उनका विकास किया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 4 विकल्प है, 1979, 1982, 1984, 1986। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको एक सही है वही बताना है। तो ये सही आंसर क्या है इसका? सी, जी हाँ, 1984। क्या आंसर सही है? 1984। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1984 में। कब? 1984 में, अप्रैल 1984 में। इसकी स्थापना MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बने विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह की सिफारिशों पर आधारित किया गया था। ठीक है, और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित राज्य, जो राज्य इसमें लिखे हुए हैं उनमें से बात किया जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से एक लिंगानुपात 2011 के जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो इसके जो 4 विकल्प हैं उन्हीं में से एक सही आंसर है। पहला झारखंड, दूसरा गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही विकल्प है वह है झारखंड। जी हाँ, आप जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या है कि जो है लिंगानुपात जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, आप जो है यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो 943 है, 1943 है। और चूंकि विकल्प में की बात की गई, वैसे तो केरल में है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 1943 लिंगानुपात है, और झारखंड का 1949 है, राष्ट्रीय औसत से अधिक। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कितना है? 931, 1931, महाराष्ट्र में 1929 और गुजरात में 919 यानी 919 इसका औसत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर? कोयले के भंडार 4 ऑप्शन है, विंध्य क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में और उपरोक्त सभी में से। तो यहाँ पर आपको चारों में से एक विकल्प चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सिंगरौली क्षेत्र से। ठीक है, क्या विकल्प सही है? सिंगरौली क्षेत्र से। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में पाए गए हैं। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी में कोयला क्षेत्र का भाग है। ठीक है, यह क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश के सीधी जिले, एक जिला का नाम है सीधी, वहाँ पर आंशिक रूप से पाया जाता है और उत्तर प्रदेश के सोनपुर जिले में फैला हुआ है। ठीक है, कोयले के प्रमाणिक भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है भैया? 9वां स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन, ये जब 2012 के दौरान सरकार थी सपा की, तब कन्या विद्याधन योजना को लागू किया गया था। तो आप इससे यह कर सकते हैं कि जो वर्तमान समय की जो योजनाएं हैं उनको भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछा गया है और APO 2011 में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर है कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12। तो इसका विकल्प क्या था? विकल्प इसका सही है कक्षा 12। जी हाँ, कक्षा 12 पास करने वाली बच्चियों को कन्या विद्याधन के रूप में दिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 विकल्प है और 4 विकल्प में से एक आपको सही है। पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तीसरा है दादर एवं नगर हवेली, चौथा है पुदुचेरी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? बी, जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है कि अभी भी कम नगरीकृत है, यानी उतना विकास जो है क्षेत्र का नहीं हुआ है। तो यहाँ पर समाप्त होता है आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, सीखने को मिला होगा। अगर कोई जो है सवाल है तो कमेंट करिएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए इसको आप जरूर लिखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अभी तक हाइप नहीं किया है तो जरूर करिए, और कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।